आगामी चुनावों को लेकर अब सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बूथ स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक तमाम नेता विधायक अपनी जी जान लगा रहे हैं, जी जान से कोशिश कर रहे हैं तमाम वोटर्स को साधने के लिए। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से सोहागपुर विधानसभा से प्रत्याशी पुष्पराज सिंह पटेल जी, जो कि एक किसान नेता माने जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाइयाँ, आपको कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित किया गया है, एक बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक किसान के बेटे को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मैं समस्त क्षेत्र के किसानों की तरफ से कांग्रेस आला कमान को धन्यवाद देता हूं। माननीय कमलनाथ जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को, माननीय सुरजेवाला जी को, माननीय सुरेश पचौरी जी को, अरुण यादव जी को, जिन्होंने क्षेत्र के किसानों की भावनाओं को समझा, युवाओं की भावनाओं को समझा, खिलाड़ियों की भावनाओं को समझा, माताओं बहनों की भावनाओं को समझा और मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पर भेजा है कि आपको यहाँ चुनाव लड़ना है। मैं आपके समक्ष कैमरे के सामने मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जी, पुष्पराज जी, आपको किसान नेता कहा जाता है, क्या कारण? देखिए, मैं किसान के घर पैदा हुआ, किसानी परिवेश है, किसानी मेरा धंधा है, आज भी खेती ही करता हूँ। बहुत सारी खेती की समस्या हैं जो बाहर के लोग या नेता नहीं समझ पाते, वो हम लोग जानते हैं। बचपन से लेके आज तक जो बारीकियां हैं हम लोग समझते हैं उस चीज़ को। छोटे छोटे चीज़ों के लिए जब किसान सड़कों पर इकट्ठा होता है, सड़कों पर परेशान होता है तो तकलीफ होती है। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? वो लड़ाई हमने लड़ी, चाहे यूरिया की हो, चाहे डीएपी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे समय पर उसको बीज मिलने की हो, वो लड़ाई लड़ी। धीरे 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 वो लड़ाइयाँ बड़ी होती चली गई और एक गांव का बेटा निकल के यहाँ पर किसानी कर गया। किसानों का बेटा होने के नाते मेरे खून में किसानी है, मेरे खून में किसान का खून है, तो निश्चित है कि तो क्या लगता है कि जो तमाम किसान हैं उनके जो वोट आप साधने में कितना खुद को सफल मानते हैं, कितना आप किसानों को अपना विश्वास दिलाते हैं? देखिए, पिछले 20 वर्षों से पूरे जिले के किसानों ने मुझे सड़कों पर लड़ते हुए देखा और मैं समझता हूं कि चारों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायकों के पर उतने केस नहीं होंगे किसानी के हक में लड़ने वाले, आम जनता के लड़ने वालों के लिए, जितने मेरे अकेले के ऊपर है। ये मेरा परिचय है। सड़कों पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड मेरे ऊपर नहीं है। मेरे ऊपर जितनी भी धाराएं हैं वो केवल धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और प्रशासन के खिलाफ लड़ने की है। तो यही मेरी पहचान है, यही मेरा नाम है और मैं आज फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जो भरोसा जताया है, मेरा चुनाव किसान लड़ेंगे, यहाँ बेरोजगार लड़ेंगे, युवा लड़ेंगे और खिलाड़ी लड़ेंगे। ये मैं आपके सामने ये बात है। पुष्पराज जी, अभी आपने युवाओं की बात की, मतलब अगर देखा जाए प्रदेश में तो बेरोजगारी चरम पर है, कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, मैं प्रदेश की तो बात नहीं करता, मैं तो अपने विधानसभा की बात करता हूँ। जिस जगह आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सामने यहाँ पर एसजीएल स्कूल हुआ करता था। ये एक मात्र खेल मैदान हुआ करता था जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। सोहागपुर खेलों की नगरी कहा करती थी। नगरी केवल नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये खेल मैदान पर इतनी नर्सरी पैदा होती थी। छोटे छोटे बच्चे एक कोने में हॉकी खेल रहे हैं, एक कोने में फुटबॉल खेल रहे हैं, एक कोने में क्रिकेट खेल रहे हैं, एक कोने में वॉलीबॉल खेल रहे हैं। पूरा ग्राउंड बर्बाद कर दिया। सीएम राज स्कूल यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी, आप इसको शहर के बाहर कहीं भी ले जाते। विकास जो इस शहर का होना था हुआ नहीं। आप ये बताएं, मॉडल स्कूल चला गया नेमोरा, आईटीआई चली गई हीरापुर, खेल मैदान चला गया अकोला। यहाँ केवल सेवा आश्वासन मिला और जो मार्केट आप सामने देख रही हैं, इस मार्केट का जो नक्शा था, ये ओरिजिनली स्टेडियम बनाना था, यहाँ खिलाड़ियों को रहना था, कोच रहते, स्टाफ रहता, एक अच्छा बड़ा प्रशिक्षण दल रहता, लेकिन उसके नक्शा के विपरीत जाकर विधायक जी ने अपनी मनमानी तरीके से दुकानें निकाल के और 25 लाख में दुकानें भेजी, जो कि हैसियत सोहागपुर के व्यापारी की थी। तो यानी खेल मैदान तो खिलाड़ियों से छीन ही लिया गया, लेकिन मैं स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है, लेकिन उसमें सुविधा ये है कि अगर आपका सिर दर्द भी अगर रात में हो रहा है तो आपको रेफर किया जाएगा ऑप्शन के लिए।
आपका अगर कहीं पर आप फ्रैक्चर हो गया जी या कुछ हो गया तो आपको यहाँ कोई सुविधा नहीं है, एक्सरे मशीन वगैरह सब बंद पड़ी होंगी, आप जाके देख लें। जरा सी भी किसी तकलीफ होती है तो कोई हॉस्पिटल इस सोहागपुर विधानसभा में नहीं है जी जहाँ पर हम मरीज को फर्स्ट एड दे सकें। एक बात शिक्षा की जहाँ तक बात है, पिछले 20 सालों में 15 सालों में माननीय विधायक जी एक शासकीय कॉलेज नहीं ला सके। जी एक हमारे पास जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है, लेकिन वो सेमी गवर्नमेंट है। हम लगातार लड़ते रहे कि एक सरकारी कॉलेज लाया जाए। आप कोई भी कॉलेज लाते, इंजीनियरिंग लाते, कृषि लाते, कुछ भी लाते, पर आपको लाना था, जी नहीं ला पाए। जी पुष्पराज जी, अगर बात करें अभी वर्तमान से विधायक की, जिन सड़कों पर चलकर उन्होंने वोट मांगे, आज उन्हीं सड़कों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए जी, पहले हमारे साथी हैं जो हमेशा बोलते हैं कि शादी जब करते थे बिटिया की, बच्चे की, तो किराना अलग अलग लाना पड़ता था, या कहीं से किराना लाना पड़ता था, किसी टेंट वाले से, कभी माइक वाले से बात करनी पड़ती थी, फिर कपड़ा वाला अलग हुआ करता था, घोड़े वाले अलग हुआ करते थे, बाजे वाले अलग हुआ करते थे। अब हमारे माननीय विधायक जी ने सड़कें लाए तो गिट्टी वाला उन्हीं का, डामर वाला उन्हीं का, मिट्टी वाला उन्हीं का, पानी वाला उन्हीं का, ठेकेदार उन्हीं के। आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको लिख के देना सड़क बनानी है। पूरा मजमा, पूरी बारात एक साथ चली आएगी। अब पूरा सब सेट व्यवस्था है, तो वो सड़कें 6 महीने से ज़्यादा कहीं की नहीं चली। आप पूरी सड़कें बनाएंगे जी, तो जनता के साथ एक धोखा है कि? देखिए माननीय विधायक जी, पूरी विधानसभा के लिए धोखा है। जी अच्छा, धोखे की बात आई है, रेत अवैध उत्खनन क्या कहना चाहिए, चरम पर? देखिए मध्य प्रदेश में सोहागपुर विधानसभा रेत माफियाओं के लिए एक मैं कहना चाहिए स्वर्ग है। मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े रेत माफिया हैं वो सब सोहागपुर विधानसभा में आकर डेरा डाले हुए हैं। और पूरा इतिहास पूरा इतिहास उठाकर देखो माननीय विधायक जी का पूरा इतिहास, तो आपको लगेगा कि ये किस धंधे से जुड़े हुए हैं। इन्हें किसानों का कोई, जब सोहागपुर के किसानों को यूरिया की जरूरत पड़ी, विधायक गायब। जब डीएपी की जरूरत पड़ी, विधायक गायब। कोरोना काल में जब स्वास्थ्य दवाइयों की जरूरत पड़ी, विधायक गायब। जब किसी चीज़ की यहाँ के किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को जरूरत पड़ती है, विधायक जी गायब हो जाते हैं। आखिर ये किसानों का क्षेत्र है, किसान परिवेश का क्षेत्र है, किसान बाहुल्य का क्षेत्र है, कोई बहुत बड़ी महानगर पालिका वाला ये क्षेत्र नहीं है। एक विधायक अगर यूरिया नहीं दिला पा रहा, एक विधायक अगर समय पर खाद नहीं दिला पा रहा, बीज नहीं दिला पा रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी सोच बताती कि इनका ध्येय खेत नहीं है, इनका ध्येय रेत है। अब पुष्पराज जी, अगर दो वर्ग हैं, किसान अगर खेती करता है, खेती में उसे समस्या, अगर बात बेरोजगारी की करें तो बेरोजगार युवा, यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, पलायन कर रहे, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं? देखिए फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए यहाँ सर्वोत्तम चीज़ है जी, राजमार्ग है। जी, यहाँ से मुहासा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ बनाया गया है, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का एक बड़ा रेल जंक्शन है। वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर हवाई पट्टी की सुविधा है। नदियाँ हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में, तवा नदी है, माँ नर्मदा बह रही है नीचे, नाले हैं निकासी के लिए, बंजर जमीन है, रेत की, वहाँ पर कृषि फार्म, यहाँ पर मुहासा कृषि औद्योगिक अपन बनाया। लेकिन क्या कारण है कि एक भी उद्योग ये ला नहीं पाए। कोरोना काल नहीं आता तो ऑक्सीजन की जो एक मात्र प्लांट चालू है वो नहीं होता, और ऑक्सीजन प्लांट जो चल रहा है उसमें मुश्किल से 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा कंप्यूटर करते हैं। आपने कोको कोला का बड़ा जोर शोर से उद्घाटन किया, नहीं आई, रामदेव वाले नहीं आए, आके चले गए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की नेताओं की नियत और नीति दोनों खराब है। सारी सुविधा होते हुए, सब कुछ होते हुए, आखिर और पूरा क्षेत्र कब्जे में करे हुआ है। सीमेंट रोड बने हुए, तार लाइनीकरण हो गया, नाला निकासी, पानी निकासी का काम हो गया, फिर क्या कारण है कि उद्योग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? तो कहीं ना कहीं नेताओं की नियत खोट है, इनकी नीति में खोट है, या ये नेता ही खोटे हैं। नहीं तो आज तक मुहासा में कम से कम 2 से 4 औद्योगिक क्षेत्र बन जाए, फैक्ट्रियाँ खोलती, जिसमें कम 20,000 लड़के। तो सर, क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं आप? जी भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ी चुनौती है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काम बगैर पैसों के नहीं हो रहे। आप जाके देखिए, एक ना एक लाल गमछे वाला व्यक्ति
थाने में बैठा मिलेगा, एसडीएम कार्यालय के आसपास घूमता मिलेगा, तहसील कार्यालय के आसपास घूमता मिलेगा। हमारे माननीय ने तो एक वोट से हमने 3-4 विधायक चुन लिए। अगर यहाँ सोहागपुर में काम कराना है तो एक व्यापारी से मिलना पड़ेगा, बावई में काम कराना है वेयर हाउस में व्यापारी से मिलना पड़ेगा, रामपुर गुर्रा ब्लॉक में काम कराना है तो एक वहाँ भी उन्होंने एक छोड़ रखा है। तो पहले उनसे मिलो, वो तय करेंगे कि काम होगा या ना होगा, तब विधायक जी उस काम को करेंगे। चलिए, तो इस बातचीत के अंत में मेरा आपसे बस एक ही सवाल है कि जनता आपको वोट क्यों दे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं जनता मुझे पिछले 20 साल से देख रही है। अगर जनता को ये लगता है कि मैंने उनकी लड़ाई किसानों की हो, चाहे यहाँ के छोटे दुकानदारों की हो, चाहे यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की हो या अल्पसंख्यक की हो, चाहे खेती की हो, ईमानदारी से लड़ी है, और अगर ईमानदारी से लड़ी है तो मुझे वोट दें। और अगर उन्हें लगता है कि मैंने बेईमानी से लड़ी है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि बिल्कुल वोट ना दें। वोट देते वक्त ये जरूर सोचें कि आपको खेत वाले को वोट देना है या रेत वाले को वोट देना है। वोट देते वक्त ये जरूर सोचें कि खेतों की समस्याओं के लिए लड़ा कौन, बिजली की समस्या के लिए लड़ा कौन, खाद की समस्या के लिए लड़ा कौन। ये सोचने के बाद वो जो मतदान करेंगे, जो वो उनको आदेश दे रहा है वो सर्वधार है। इसमें मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर उनको लगता है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हूँ, सामने वाले वोट दें, क्या बुराई की बात है। तो ये थे पुष्पराज सिंह पटेल जी, कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि आप वोट सच्चाई को देखकर दें, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये साफ किया है कि वो किसान नेता है, किसानों से निकले हुए हैं, किसान का खून है उनमें। और अगर आप वोट उन्हें देते हैं तो वो वोट किसी नेता या विधायक के लिए नहीं, उनके खुद के बेटे, उनके खुद के एक पिता, एक किसान को वोट जाएगा। अगर उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनका समर्थन करें, या जो भी मतलब आपको लगता है कि अगर एक विधायक ये बनते हैं तो आपकी परेशानियों को वो खुद की एक परेशानी समझकर आगे सरकार तक ले जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार पुष्पराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए